जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने के लिए हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए सफलता बैच, और यह आप सभी का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा आज आपका वीडियो मिलेगा गणित का। इसमें आपको शानदार आपको वही सारी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा जो सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या आप सभी तैयार हैं सफलता बैच के इस शानदार सेशन में जुड़ने के लिए और अपने परीक्षा में बेहतरीन अंक लाने के लिए? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हमें पूरे बिहार में अंतिम 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि अंतिम 60 से 65 दिनों में हम आपकी ऐसी गजब की तैयारी कराते हैं कि मत पूछिए। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपको डेली क्लास लेना होगा शाम 6 बजे और शाम 7:30 बजे। यह दूसरा वीडियो है, यदि इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। एक बार फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए कि हां सर आवाज मिल रही है, और क्लास की शुरुआत कीजिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। जैसे ही आप एग्जाम में जाइएगा तो कुछ आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको यह समझना है कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। यहां पे आपका विषय कोड लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आपको हम प्रतिदिन यहां से आपको सारी अभ्यास करा करके भेजते हैं। अगर आप प्रथम पाली में परीक्षा देंगे तो आपका विषय कोड 110 रहेगा, और द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे तो आपका विषय कोड 210 रहेगा। यहां पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा हुआ रहेगा, और यहां पे जिस भी सब्जेक्ट का परीक्षा होगा ये इसी प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट से पहले वीडियो को शेयर कीजिए, और इसके पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं, क्लास नहीं लिए हैं, तो जल्दी से वह क्लास ले लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देते हैं। चलिए, तो सबसे पहला नंबर प्रश्न यूं रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, क्योंकि आपको हम वही सारी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बताते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं वह बिहार बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी जारी किया गया क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगर आपको इसका उत्तर पहले से पता होगा तो आप हमें नीचे कमेंट करते रहिएगा और बतलाते रहिएगा। नहीं पता होगा तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन क्यों यूं कह रहा है कि 92/115 का सरलतम जो रूप होगा वह सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप कहने का मतलब होता है कि सबसे छोटा रूप क्या होगा, यानी कि आप किस संख्या से कटाइएगा जिससे वह सबसे छोटा रूप प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि 92/115 दिया गया है, तो 23 चौके 92 होता है, और 23 पचे 115 होता है। अब 4/5 को आप इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा और सरलतम रूप आ गया 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको काफी आसान भाषा में बताया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और आपको वही सभी क्वेश्चन पढ़ना है जो सीधे एग्जाम में टकराए। तो चेहरे पर मुस्कान लेकर के मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। इतनी खामोशी और इतनी जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी, यानी कि अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, जो कि सबसे लाजवाब और धमाल मचाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल बाबू, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। शेयर कर दीजिए और बता दीजिए सबको, एकदम तबाही मचा दीजिए। बिल्कुल, तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो अधिकतम अगर परिमेय संख्या निकालने की बात की जाए तो अनगिनत परिमेय संख्या निकाला जा सकती है। मेरे शेर, मेरे रसगुल्ले, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वह कहीं ना कहीं आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सीधे एग्जाम में यहां से टकराएगा। या आप कहीं लिख लीजिए कि मंटू सर बता रहे थे, डीलस और सर बता रहे थे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा, तो बिल्कुल ही बिल्कुल आएगा। अगले प्रश्न कुछ यूं कह रहा है आपके स्क्रीन पर, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना मेरे शेर, तो जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक वीडियो को करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, और इतनी शानदार जबरदस्त तैयारी कराते हैं कि मत पूछिए। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और शाम 6 बजे और 7:30 बजे की क्लास मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? ऐसा क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सो आपको करना क्या होगा, ये शांत पूछे या चाहे अशांत पूछे, इसके लिए बस 2 कंडीशन याद करके रखना है। पहला कंडीशन है कि अगर किसी भिन्न के हर के गुणनखंड हम करें तो 2 आए या फिर 5 आए, यानी कि 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप में आए तो वह संख्या शांत होगी। अगर 2 का पावर 5 और 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में ना आए, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भिन्न का हर का गुणखंड करें, केवल उसमें 2 आए या चाहे 5 आए, या 2 5 दोनों आ जाए,
अगर इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आए गुणनखंड करने पर तो वह संख्या शांत होगी। अगर इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा मेरे शेर मेरे रसगुल्ले तो वह अशांत हो जाएगी। क्लियर? इतना बस बात आप याद करके रखिए और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां से ऑप्शन देखिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें केवल 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यानी कि उसमें नहीं रहेगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है 15/1600। ऑप्शन में हर में क्या है 1600। यहां पे 1600 को आप लोग गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ आता है। क्लियर? यहां से 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 800, फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा 400 मेरे शेर, और फिर यहां पे 2 से कटाएंगे हो जाएगा 200, और फिर यहां 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 100, फिर यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 50, फिर यहां पे 2 से करेंगे हो जाएगा 25, फिर यहां पे 5 से करेंगे हो जाएगा 5, फिर यहां से 5 से करेंगे हो जाएगा 1। यहां पे हमने देखा कि जैसे ही हमने गुणखंड किया, हर का गुणखंड करना है। कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस हमारे बातों को याद कीजिए और देखिए, अगर धमाल नहीं मचेगा, अगर आप टॉपर नहीं बने, 450 नंबर से प्लस नहीं आएगा तो फिर कहिएगा कि सर आपने कहा था और नहीं आया। 100% पूरी गारंटी है मेरे शेर। तो देख सकते हैं केवल 2 और 5 ही आया है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ये आंसर जो इसमें गुणखंड नहीं आया है, कोई दूसरा अंक नहीं आया है, इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। और हमारे पढ़ाने का अंदाज, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है मेरे शेर, जल्दी जल्दी आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, मीठा मीठा कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि हम कैसे कुछ आपके लिए कर पा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बाबू अगला नंबर क्वेश्चन कह रहल बाटे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बाटे, भोजपुरी में पढ़ाई बड़ा ही मजा आई। कह रहल बा क्वेश्चन की बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। बहुत बढ़िया बाबू, एकदम रसगुल्ले फटाफट से शेयर करो और शाम 6 बजे प्रतिदिन और 7:30 बजे रेगुलर जो आपका क्लास नहीं मिल पा रही थी अब रेगुलर मिलेगी और एकदम आप लोग धमाल ही मचाइएगा। बिल्कुल। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि बहुपद दिया गया है और इसके शून्य का गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब होता है कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है, यानी कि तीसरा पद बटे पहला पद होता है। तीसरा पद यहां से क्या है, a है, तो यहां हो जाएगा a बटे पहला पद a बटे d हो जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि a बटे d इसका राइट जवाब निकल करके चला आएगा। काफी शानदार है। तो a बटे डी कहां पे ऑप्शन दिया गया है, a बटे डी जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। क्लियर? तो देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और आपने फटाफट से इसको समझ लिया कि कैसे बनेगा। आगे बात करते हैं। और आप काफी परेशान थे कि सर गणित समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार देखिए कैसे समझ में नहीं आ रहा, अब आएगा आपको मजा पढ़ने में और दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन जैसे ही आया था, अगला नंबर क्वेश्चन जो आपको बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन जैसे ही बिहार बोर्ड ने जारी किया, जैसे ही पूछा, काफी बच्चे काफी टीचर कंफ्यूज हो गए कि ये क्वेश्चन तो बुक में नहीं है, कैसे आ गया है। देखिए आपकी बुक का ही किताब का ये क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा उसको घुमा करके बिहार बोर्ड पूछ देता है ताकि 2-4 क्वेश्चन में जब तक उलझाएंगे नहीं तब तक बच्चों के दिमाग की पता ही कैसे चलेगी कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है कि √18 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा। √18 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा। अब देखिए इसको जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए। जैसे √18 दिया तो 18 का गुणनखंड कीजिए। किससे कटेगा रसगुल्ले, तो कहिएगा कि सर ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। यानी कि आप √18 को लिख क्या सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपने समझा। अब आप सभी जानते हैं कि 2 को संख्या में से रूट में रहता है तो बाहर हो जाता है, यानी कि 2 को 3 है तो बाहर हो जाएगा 3, यानी कि √3 और 2 जो है रूट में ही रहेगा क्योंकि ये बाहर नहीं होगा। अब आप हमें ये बताइए कि 3√2 में किस संख्या से गुणा करेंगे ताकि √2 गायब हो जाएगा। सिंपल भाषा में, आसान सा भाषा में बताइए। तो कहेंगे सर अगर आप √2 से गुणा कर देंगे तो यह 2 गायब हो जाएगा, तो यही आपका परिमीकरण गुणांक हो गया। बस इतना याद रखो। यानी कहां पे ऑप्शन दिया गया, √2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर रसगुल्ले? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। एकदम खामोश से तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी करो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त है क्योंकि 5वीं और 4थे क्लास के बच्चे भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे। क्वेश्चन कुछ यूं ही है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और अभाज्य संख्या से कहीं लिख लो, नोट कर लो कि मंटू सर बता रहे थे कि अभाज्य संख्या से 100% क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। अभाज्य संख्या तब कहते किसे हैं कि सर बता दीजिए। तो देखिए वैसी संख्या जो 1
और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, किसी दूसरी संख्या से न कटे, वैसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। और उसमें भी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है यहां पे क्वेश्चन में। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 5, 7, 11, 13, 23, है ना, 29। बताइए 5 को आप किससे किससे कटा सकते हैं? एक और स्वयं संख्या 5 से ही। 7 को किससे कटा सकते हैं? एक और स्वयं संख्या 7 से ही। 11 को किससे कटा सकते हैं? एक और 11 से ही, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है। 13 को किससे कटा सकते हैं? एक और 13 से ही। यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। और उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे ऑप्शन क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। 2 किससे किससे डिवाइड होगी? 1 और 2 से ही होगी, किसी और संख्या से नहीं होगी। तो ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी अधिक से अधिक संख्या से कटे। क्लियर? चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे शेर। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और शेयर करना तो बनता है। दूसरी चीज बता दे, पीडीएफ अगर आप नहीं लिए हैं तो आपको हम पीडीएफ बता देते हैं और भारी डिस्काउंट के साथ आप पीडीएफ ले सकते हैं। भारी डिस्काउंट्स के साथ आप पीडीएफ जल्दी से बाय कर लीजिए, क्योंकि 1000 बच्चों के लिए सुनहरा मौका हम लेकर के आ चुके हैं। ये सारी बातें, सारी प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, और कम समय में अपने जबरदस्त तैयारी कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर bq प्लस r है और जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है तो फिर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि a बराबर क्या होता है? bq प्लस r होता है, जहां r होता है 0 या इसके बाद छोटा होता है या फिर b से छोटा होता है। 0 जो होता है वह r के इक्वल होता है या फिर उससे क्या होता है? बड़ा होता है, और b से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहां पे पूछ रहा है इसका राइट जवाब इसमें से क्या होगा? बिल्कुल, तो देखिए ये पहले ही चैप्टर से है और थोड़ी सी इसको घुमा करके पूछा गया है। बिल्कुल बाबू, एकदम लाइक और शेयर कर दो। क्लियर? तो आप सभी देखा यहां पे कि जो b होता है वह r से क्या होता है? छोटा होता है। b जो r जो होता है वह b से छोटा होता है, यानी कि b बड़ा होता है किससे? r से। हमेशा ही r से बड़ा b होगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बिल्कुल बाबू, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए अगर आप को हम बता दें, बार बार कहते हैं कि वीडियो छोड़ के जाइएगा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये रामबाण वीडियो है, क्योंकि वही सारी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो बिहार बोर्ड कभी न कभी आपके लिए जारी किया है। और जब बिहार बोर्ड किसी क्वेश्चन को जारी करता है, समझाता है, तो उसे मिस करना गलत बात है आपके लिए। और लोग तो बहुत सारे, देखिए ये बिहार बोर्ड का टाइप किया गया क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कहीं कहीं मॉडल सेट से क्वेश्चन को उठा करके लिया गया है, जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है और हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। विश्वास नहीं होता, पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और 3-4 हमारा वीडियो देख लीजिएगा, अब पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहा है। बिल्कुल, यह विश्वास हो जाएगी आपको। हम कहते नहीं बाबू, करके दिखाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये पूरी प्रूफ के साथ आपको कहते हैं कि आप चेक कीजिए और समझिए, जांचिए। अगला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कहीं लिख लो, नोट कर लोगे, परिमेय संख्या से एक क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल नोट कर लो, 1 नंबर यहां से फिक्स हो गया। सो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0, यानी कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। और वैसी संख्या जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख दे, वैसी उसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्लियर? तो यहां से कौन ऐसी परिमेय संख्या है? तो देख रहे हैं 4 + √3, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि √3 अपरिमेय है और इसमें +4 परिमेय है। जब इसको जोड़ते हैं तो ये सब का सब अपरिमेय संख्या हो जाती है। √7 क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि इसे रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, ये यानी कि p बटे q के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। √8 है, इसको भी हम आसानी से बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी दिखिएगा, ये कहेगा कि सर ये 6√5 बटे √5 दिया गया है। बिल्कुल, अब कहेगा कि सर ये भी तो रूट में है, रूट को बाहर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए बाहर नहीं कर सकते, यहाँ से कटा सकते हैं। √5 से √5 कट जाएगा, बचेगा केवल 6। 6 को क्या लिख सकते हैं आप? 6 बटे 1 लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे अंश बटे हर के रूप में आपने लिख दिया, यानी कि आप इसे p बटे q के रूप में लिख दिया। तो जब आप इसे p बटे q के रूप में लिख दीजिएगा तो वही आपकी जो संख्या हो जाएगी वह परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आवत अटे? तब बिल्कुल, जब आवत अटे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मीठा मीठा कमेंट करा कि वीडियो कैसा लगा अटे। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ यूं है, और शाम 6 बजे बाबू भूलिए मत, जुड़िए जरूर। भले ही 2 4 5 10 मिनट लेट हो सकता है, कभी कभी किसी कारणवश थोड़ा सा मेरे काम पड़ जाता है, और सारा का वर्क आपको लिए हम ही को खुद पढ़ना पड़ता है, क्योंकि किसी को सिखलाते हैं तो जल्दी उसको समझ में नहीं आता है। और आप लोग जबरदस्त तैयारी कीजिए, और आप लोगों की अगर इच्छा होगी कि सर बताइए कि कैसे किया जाता है, तो मैं आपके साथ हूँ, हर चीज बताने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल आपका एग्जाम है, और आपके लिए जो मेहनत दिन रात किया जा रहा है वो आपके सामने है, और जब एग्जाम में आप बड़ी बेहतर रिजल्ट लेगा, सबसे ज्यादा खुशी हमें उस दिन होगी कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, रातों दिन की मेहनत अच्छी हो गई। कह रहे द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यकों का शून्य क्या होगा? ठीक है ना, इसका शून्य का मतलब क्या होगा, यानी कि मान पूछ रहा है कि इसका x का वैल्यू निकाल दो। शून्य कहने का मतलब यही होता है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान बता दीजिए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हो गया। तो मेरे शेर, क्या आप सभी तैयार है ना? बिल्कुल तैयार रहिएगा, कमर कस कर रहिएगा। जैसे ही परीक्षा के बॉर्डर पर जाइएगा आप धमाल मचा दीजिएगा। बिहार बोर्ड के टॉपर की लिस्ट में हम चाहते हैं कि आप हो, जिससे हमारा और मेहनत जो किए हैं हम वो सफल बन सके। तो जरूर आप तैयार होंगे, और मेहनत हमारा जरूर आप सफल करेंगे, और मेहनत में जरूर लंग लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे शून्य है, शून्य का देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, केवल बस ये दे दिया है दोनों धनात्मक में आएगा आंसर, या दोनों ऋणात्मक में आएगा, या दोनों बराबर आंसर आ जाएगा, या एक धनात्मक होगा या फिर दूसरा ऋणात्मक होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है बड़ा सिंपल, लेकिन कहने का मकसद यह है जब तक बनाइएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि दोनों बराबर होगा, दोनों धनात्मक होगा, या दोनों ऋणात्मक होगा, या फिर एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। इसको बनाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही घुमाया जाता है, आसान तो क्वेश्चन रहता है, बड़ा इजी रहता है। और गणित देखिए रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। जो भी दिया गया है आप उसे लिख लीजिए, क्लियर। और जब भी शून्य का कहे तो शून्य का मतलब होता है 0, आप उसको बराबर 0 कर लेना, क्लियर। अब जब आप 0 कर लीजिएगा तो शून्य को निकालने के लिए आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, 9वीं में भी 10वीं में भी, कि पहला वाला पद से तीसरा वाला पद में गुणा कर दिया जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो x में 35, x² में 35 से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा, साइड में लिख लीजिएगा, 35x² हो जाएगा। अब 35x² को इतने 2 बराबर अच्छे भागों में बांटा जाता है ताकि वह बीच वाले मान के बराबर आ जाना चाहिए, जोड़े या घटाए। तो यहाँ पे x² को x² रहने देते हैं, प्लस 12x को लिख सकते हैं 7x + 5x। तो 7x और 5x कितना हो गया, 12x, और 7x में 5x से गुणा करेंगे 35x हो जाएगा, 7 × 5 = 35x²। अब प्लस 35, तो 35 हमने रहने दिया। यहाँ पे हम कुछ किए हैं बाबू एजी, हम कुछ नहीं की कैले है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये देखना है कि ये 4 पद में बच गया। जब भी ये 4 पद में डिवाइड हो गया, 4 पद में बढ़ गया, तो इसमें से आप कमन ले लीजिए। कमन का मतलब क्या होता है सर, बार बार कमन कहा जाता है, कमन कमन कमन। कमन का मतलब होता है कि दोनों में मिलता जुलता हो। जैसे कि x² + 7x में क्या मिल रहा है दोनों में, तो कहेगा कि सर इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को बाहर कर लो। जब ये 2 गो x है तो इसमें से 1 गो x बाहर बचेगा, तो निकल जाएगा, तो 1 गो x बचेगा, यानी कि x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 7। अब प्लस, अब इन दोनों में से क्या कमन लीजिए, क्या मिल रहा है, तो देखिए इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम कमन लेते हैं 5, तो इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। सर कैसे, तो देखिए 5 कमन लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और इसमें 35 है तो 7 × 5 = 35, यानी केवल अब यहाँ पे 7 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए ये पद ये और ये अंक एक पद में हो जाएगा, यानी कि x + 5, और इन दोनों में से 1 हो जाएगा, x + 7, बराबर क्या हो गया, 0। जब बराबर हम सभी का 0 आ गया, तो जब हम लोग क्या करेंगे, x + बाबू 5 बराबर अगर हम 0 मानेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, -5, यानी कि पहला मान ऋणात्मक आ गया। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे मानेंगे x + 7 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -7, यानी कि यहाँ पे भी हो गया -7, यानी कि ये भी हो गया ऋणात्मक। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों संख्याएं क्या हो गई, तो ऋणात्मक हो गई। तो जब ऋणात्मक होगा यानी कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब तक आप निकालते नहीं तब तक आपको कैसे समझ में आता है कि दोनों संख्या ऋणात्मक होगी। तो क्लियर मेरे शेर, इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए और जबरदस्त तैयारी कीजिए और कमर कस करिए। जैसे ही परीक्षा के बॉर्डर पे जाइए तो तहलका और तबाही आप ही मचाइए। अगला क्वेश्चन मेरा शेर ये है, क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, स्क्रीन पे आपके आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने आपको बताया और बोला कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन थोड़ा बहुत कहीं कहीं चेंज हो सकता है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन टकराएगा, बिल्कुल ये मेरी गारंटी है। कह रहे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहने का मतलब हो गया कि जिसे हम लोग p/t के ग्रुप में लिख नहीं सके, यानी कि जिसे हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सके। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 की जांच करते हैं, तो कह रहा है √121। तो √121 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 11 × 11 लिख सकते हैं, ये बाहर हो जाएगा 11। क्लियर, इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 196 है, 196 को अगर करते हैं तो क्या होगा, 14 × 14,
इसको भी बाहर कर सकते हैं, 14 आ जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पे 289 है, इसको करेंगे तो क्या होगा सर, तो 17 गुणे 17, 17 गुणे 17 कितना होता है, 289 होता है, बाहर करेंगे 17 आ जाएगा। इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर ध्यान से देखिए 27 लिखा गया है। 27 को क्या बाहर कर सकते हैं, कहेंगे कि ना सर 27 को बाहर नहीं कर सकते हैं। जब 27 को बाहर नहीं कीजिएगा यानी कि यही अपर्मेय संख्या हो जाएगी, यानी कहने का मतलब हो गया सिंपल आम भाषा में समझिए कि जिसे आप रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं वैसी संख्या को कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। क्लियर, बात क्लियर हो गई होगी, समझ में कुछ आ गया होगा। अगला कुछ क्वेश्चन यूं है, आपके स्क्रीन पे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे भी शून्य ज्ञात करना ही है और शून्य के लिए यहां पे मान बताना है आपको कि क्वेश्चन कुछ यूं है, कह रहा है कि बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक का शून्यक होगा, शून्यक होगा, यहाँ पे शून्यक बताना है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी शून्यक निकालना होगा कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए और उसके बराबर 0 कर लीजिए। हमने कर दिया 0। आपको मैंने बताया कि जब उस क्या पहला पद से तीसरा पद में गुणा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 को पद तो है नहीं, केवल 2 पद है। तो आप सिंपल सा देख रहे हैं कि 5y² माइनस 25 है, इसको पक्षांतरित कर दीजिए, बच जाएगा 25। तो y², इसलिए y² बराबर हो जाएगा 25/5। इसको घटाएंगे हो जाएगा 50/25 यानी कि 5। तो y बराबर हम सभी का निकल गया क्या चीज, यहाँ पे y² बराबर निकल गया 5। जब y² बराबर 5 हो गया, इसलिए y बराबर जब इस रूट को हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, यानी कि रूट का हो जाएगा 5, यानी कि y बराबर निकल गया 5। और हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आप 10th क्लास में आ जाते हैं तब भी आपको बताया जाता है, उसी दिन से आपको समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है रसगुल्ले कि रूट में जो भी संख्या होती है वह प्लस और माइनस दोनों में होती है। यानी y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा, एक आएगा √25 जो प्लस में होगा और एक होगा माइनस रूट का 5 होगा, 25 नहीं बोल रहा, 25 बोल दिए, 5 होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए रूट, यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में कि √5 और कमा माइनस √5। क्लियर। चलिए मेरे शेर, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, और आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा जो आपको हम बता रहे हैं, और साथ ही मेरे वेबसाइट पर जाकर के वहां से भी आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिएगा गूगल में, सारा चीजें मिल जाएगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी चेक करके ऐसे से पढ़ सकते हैं। और इस चैनल पे सारा वीडियो है, वीडियो के सेक्शन में जाइए और सारा वीडियो एक एक करके ध्यानपूर्वक देख लीजिए और कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लीजिए और गर्दा मचा दीजिए, धमाल मचा दीजिए। अगला कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और माइनस का 40 है, तो एक द्विघात बहुपद बता दीजिए। तो बाबू ये क्वेश्चन तारा एग्जाम में बिल्कुल 100% गारंटी है कि पूछल जा सकत है। क्वेश्चन ये तरीका का जब भी आवेला तो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछल जाला। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि इसका द्विघात समीकरण बताना है, लेकिन द्विघात समीकरण के बदले शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया है। यानी कि यहां से अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया गया है वह 3 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया गया है वह रसगुल्ले दिया गया है माइनस का 40। ये क्वेश्चन आपके ये 2 नंबर वाले प्रश्न में भी पूछेगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। तो बस याद रखिएगा मेरे शेर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात समीकरण बोलता है, द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, बस सिर्फ सूत्र रखिए और सूत्र से बैठा दीजिए। द्विघात बहुपद सर सूत्र क्या होता है बता दीजिए, तो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, अब बाबू x इंटू अल्फा बीटा होता है। क्लियर, इतना ये आपका सूत्र होता है। अब यहां से देखिए ध्यान से, तो x² को x² रहने दीजिए, प्लस को प्लस रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दे ही दिया गया है, 3 हो गया इंटू एक्स, आई इंटू हो गया, यहां से प्लस होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या मान दिया माइनस 40, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि 40 रहने देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, x² का x² अब प्लस 3 में x से गुणा के हो जाए कितना 3x और माइनस का 40, बस आपका आंसर निकल के चला आया, यानी कि द्विघात समीकरण आपका यही आएगा, x² प्लस 3x माइनस का 40 यानी कि 40। तो कहां पे ऑप्शन है, x² प्लस 3x माइनस का 40, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा रसगुल्ले आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, और इसी तरीके का वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको नुकसान हो जाती है एग्जाम में। क्लियर। चलिए, क्योंकि आपको हमने बताया कि 60 से 65 यानी कि अंतिम दिनों के लिए हमें जाना जाता है, अंतिम दिनों में जो आपको पढ़ा देते हैं बता देते हैं वो सीधे एग्जाम में आ जाता है। भले ही आप साल भर क्या किए हैं क्या नहीं किए उससे हमको मतलब नहीं रहता है, बस आपको हम वो सारी चीजें बता देते हैं, कैसे आपको पूरे प्रिपेयर करके भेजते हैं, वो OMR शीट कैसे भरना है, लिखना कैसे है, पेपर कैसे आएगा, कैसे बैठना है, क्या चीज नहीं करना है, क्या चीज करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताते रहते हैं। तो ये मिलेगी जानकारी कब, जब आप हमसे जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर देना है प्रतिदिन, ताकि मजा आते रहे आपको, हमें भी खुशी होते रहे।
अगला क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि युग्म समीकरण यानी x + 2y = 4 है तथा 2x + 4y = 8 है का हल क्या होगा। यानी कि यह कौन सा हल निकल के आएगा। यहां पे ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, केवल इतना ही आपसे बात पूछ रहा है। आपको करना क्या है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता। सबसे पहले a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 का वैल्यू निकालना होता है। यहां पे a1/a2 यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 का मान निकालना होता है और चेक करना होता है कि क्या ये आपस में बराबर है या बराबर नहीं है या फिर क्या कुछ है। आइए निकालते हैं। आप सभी जानते हैं कि a1 का वैल्यू यानी कि यहां से x का गुणांक हो जाएगा, तो x का गुणांक क्या है तो 1 है, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 1/a2 का वैल्यू ये है तो 1/2 बराबर b1/b2 यानी कि 2 दिया है b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू 4 है बराबर c1/c2। c1 का वैल्यू कितना है 4 है और c2 का वैल्यू कितना है तो 8 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 को 1/2 रहने देते हैं क्योंकि कटेगा नहीं, और 2/4 है तो उसको कटा दीजिए, हो जाएगा 1/2। यहां से भी कट जाएगा, 4 दूनिया ए भी हो जाएगा 1/2। यानी कि आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है, यानी कि इसका अनगिनत हल हो जाएगा। जब भी आपस में बराबर होगा तो यह अनगिनत हल होगा, यानी कि मेरे शेर ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर। तो क्या इस तरीके से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है और डेली आपको पता है काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपको हम बता रहा है। क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन भी बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही बच्चों को कठिन लगता है लेकिन कठिन नहीं है, काफी इजी है। जैसे ही अभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, बतलाया गया था, जारी किया गया था, तो काफी सारे बच्चे, काफी सारे टीचर भी कंफ्यूज में पड़ गए थे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य के अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है उल्टा है, तो b का वैल्यू क्या होगा। सिंपल, b का वैल्यू पूछा। कहने का मतलब ये हो गया कि अल्फा बराबर 1/बीटा है। क्लियर। अल्फा बराबर क्या है 1/बीटा, यह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यानी कि इसको तिर्यक गुणा करो तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा में बीटा से गुणा किया अल्फा बीटा और 1 में 1 से गुणा किया 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, क्या होता है c/a, तो c/a बराबर हो गया 1। c का मान यहां से क्या है -b, यहां से लिख देते हैं -b। a का वैल्यू कितना है 1, तो -b बराबर क्या हो जाएगा -b/1 बराबर क्या हो जाएगा यहां से 1, तो यहां पे लिख देते हैं 1। अब यहां पे कुछ नहीं है तो लिख देते हैं 1, यहां पे तिर्यक गुणा करते हैं। -b में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा -b और 1 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1। यहां -b है, इसको प्रक्षालित करेंगे तो हो जाएगा b बराबर -1, यानी कि जो b का वैल्यू निकल के आएगा वह मेरे शेर, मेरे रसगुल्ले ऑप्शन आ जाएगा क्या चीज, यहां से देखिए -1 क्या है ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्लियर, आप सभी का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ही जवाब हो जाएगा। क्लियर। इसके पहले वाले वीडियो और जितना भी वीडियो इस चैनल से नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कुछ यूं है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये सबको तो पता ही होगा कि अर्धवृत्त का माप कितना होता है, यानी कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। अर्धवृत्त का कोण पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण मेरे रसगुल्ले, मेरे शेर क्या होता है, तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है, जहां ये बराबर नहीं है 0 के वास्तविक मूल्य नहीं हो, तब इसकी पहचान, यानी कि इसकी पहचान क्या होगी, यानी कि यहां से ऑप्शन में से क्या होगा। तो बड़ा ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका याद होनी चाहिए कि जब वास्तविक मूल्य नहीं है तब डी का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, वह बड़ा होगा किससे, छोटा होगा किससे, 0 से, यानी कि 0 का वैल्यू बड़ा होगा डी से। तो डी का वैल्यू, डी का मान क्या होता है, तो सर b² - 4ac, और हमने क्या बताया यह छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। यह देखिए ऑप्शन कहां है, तो यह ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्लियर तरीके से यह आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कुछ यूं है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - x - x बराबर 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको ये बार-बार ये सेट में बार-बार ये क्वेश्चन बता रहे थे, क्वेश्चन आ जा रहा है और आपको पहले से भी बताए थे कि यह क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, यह गारंटी है। आप कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके का जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्लियर। या फिर आप इसको छोड़ सकते हैं और आप जो दिया गया है 1/α + 1/बीटा आप ऐसे लिख सकते हैं और इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू अल्फा बीटा होता है, एलसीएम अल्फा बीटा होता है। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर बीटा बचेगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, ऊपर आपका अल्फा बचेगा। क्लियर।
आप सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। हमने लिख दिया, ए से ए कट गया, बचा क्या चीज? माइनस बी बटे ए, सॉरी माइनस बी बटे सी। क्लियर? अब माइनस बी का वैल्यू क्या है? एक्स है, सॉरी 1 है। तो यहाँ पे माइनस का 1 पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो प्लस 1 बटे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। ये भी माइनस में है, ये भी आपको हम कर देते हैं यहाँ पे -6। तो अभी देखिए यहाँ पे माइनस जो है नीचे नहीं लगाया जाता है कभी, यानी कि -1 बटे 6 हो जाएगा। तो -1 बटे 6 कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर? तो इस तरीके से यह क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे शेर, इस तरीके से आपको सोचना है, समझना है और जबरदस्त तरीके से जो है इसका तैयारी कर लेना है और जैसे एग्जाम में आएगा आपको धमाल मचा देना है। क्लियर? बातें हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में समय काफी नजदीक है और हमें भी बहुत कुछ पढ़ाना है और आपको भी बहुत कुछ पढ़ना है ताकि एग्जाम आपका बेहतर आए, एग्जाम में मतलब बेहतर रिजल्ट आए। अगला कुछ क्वेश्चन यूं है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18, डॉट 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 का 21वां पद क्या होगा? क्या पूछ रहा है? 21वां पद पूछ रहा है। तो 21वां पद का मतलब होता है, हमने आपको बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा और जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है a प्लस और जितना भी पूछेगा उसमें से एक घटा के डी से गुणा कर देना है, यानी 21 में से घट जाएगा 20, अब 20 से 20 में गुणा कर दीजिए डी से। अब यहां से इसको बस सॉल्व कर दीजिए। a का वैल्यू क्या है? -3 और प्लस 20 तो 20 अगुणे डी कौन होता है बाबू? तो आपको पता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी कि 4 में से घटाएंगे -3 को, तो 4 में 4 तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3, यानी कि 4 3 अब 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7, यानी हो गया आपका 7। अब -3 को -3 अब प्लस 7 दूनी 14, 140 होगा ना, यानी कि 20 में 7 से गुणा करेंगे 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 है और ये प्लस 140 है, इसको जब आप इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 137। 137 कहाँ है? ऑप्शन नंबर कहिएगा सर डी में दिया गया। बिल्कुल इस तरीके से बनाइए और इस तरीके से देखिए कितने चुटकियों में और 2 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि वही सारी क्वेश्चन हम बताते हैं, पढ़ाते हैं जो सीधे एग्जाम में टकरा है और बिहार बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी जारी किया गया ये सारा क्वेश्चन होता है। ये बार बार आपको हम कहते रहते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझें और ऐसे मिस करके आप वीडियो को छोड़ के मत चले जाए। क्लास को अगर छोड़कर जाएंगे बिल्कुल आपको नुकसान होगी, पहले यह बात समझ ही लीजिएगा मेरे शेर, मेरे स्कूल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कहने का मतलब हो गया कि वह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होना चाहिए। क्लियर? यहां से आप चेक कीजिए कि कौन है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो आप अगर यहां से ध्यान से देखेंगे तो यहां पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि गलत हो जाएगा। क्या दिया गया है? x प्लस 1 बटे x बराबर x², यानी कि इसको करेंगे तो x² से x² हो जाएगा, इधर भी x से x² कट जाएगा, x² पद इसमें से गायब हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे तो यहाँ पे रूट का x दे दिया गया है, रूट का x कभी नहीं होता, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x² प्लस 1 बटे x², इसको करेंगे तो ये भी x² के पद में नहीं आएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, लेकिन कहेगा सर यह तो x³ है, ये क्यूब वाले कैसे बता दिए आप? तो बाबू हमने क्यूब वाले नहीं बताए, जब इधर x³ है और इधर है x - 1 का क्यूब, जब इसको a माइनस b के होल क्यूब में तोड़िएगा तो एगो x³ आ जाएगा, तो एगो x³ से एगो x³ कट जाएगा, बचेगा केवल x² वाला पद। तो जब x² वाला पद बचेगा, यानी कि वही तो चीज कह रहा था कि जिसमें x² पद बचे वही आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, यानी ऑप्शन नंबर क्लियर ए नंबर ही होगा। क्लियर? तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अपने शेर समझना है, जानना है बेहतरीन तरीके से। क्लियर? आगे बात करते हैं बाबू, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही धमाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है और इस तरीके का क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपके टकराएगा, यानी कि रहेगा, छपा हुआ है। कह रहे कि समानांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 होगा, यानी कि कौन ऐसा पद होगा जो 0 हो जाएगा। यहां से देख रहे हैं कि घटते जा रहा है, घटते घटते वह कौन ऐसा पद होगा जो 0 जाकर के हो जाएगा। तो यहां से यानी कहने का मतलब है an बराबर दे दिया गया 0। an का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 0। a का वैल्यू क्या है 80 है, 80 प्लस n का वैल्यू निकालना है तो n रहने देते हैं -1 डी का वैल्यू क्या दिया गया है, दिया नहीं गया, ऐसा निकालना है। तो 76 में से डी का वैल्यू का मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, 76 में से 80 को घटा दीजिए, 76 में से जब 80 को घटाएगा तो हो जाएगा -4। क्लियर? यहां पे हम लिख देते हैं -4 बराबर 0, 80 को 80 रहने देते हैं यहां पे, उसके बाद से n में -4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4n।
फिर -4 में 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा +4 बराबर हो जाएगा 0। क्लियर? आप समझते जाएंगे किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे शेर, और नोट करते जाइएगा जो चीज नहीं आएगा, या फिर उसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट लेकर के आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और एक चीज बता दें आपको, जो मेरा वीडियो है उसका क्लिप काट करके आप अपना भी चैनल बना लीजिए और उस पर भी डाल करके आप बताते रहिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। ऐसे में क्या होगा, जब आप हमारा क्लिप काटिएगा और वीडियो को बना करके आप वायरल कीजिएगा तो उतना पार्ट आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। ये याद करने का एक और तरीका कि मोबाइल खेलते खेलते में क्या कीजिए, मोबाइल चलाते चलाते मेरा वीडियो का क्लिप काटिए, जो भी क्वेश्चन है जो बता रहे हैं केवल देखिए, जो क्वेश्चन जैसे 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप वीडियो का पार्ट काट लीजिए और अपने एक चैनल बनाइए, उस पर डाल दीजिए, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि जो भी बच्चे देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। आप भी 1-2 बार जरूर क्लिक करके देख लीजिएगा। ऐसा होता है क्योंकि आप YouTube पर डालिएगा तो व्यू देखने के चक्कर में कि आपका कितना व्यूज आ गया, हम कभी किसी पे भी कॉपीराइट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप जितना मन करे मेरा वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपलोड करते रहना, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक ना, बिल्कुल। तो आप काट करके अपलोड कर सकते हैं। देखिए 80 अब प्लस कितना होता है 84, 84 - 4n बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 84 और इसको पक्षांतरित करेंगे, हो जाएगा 4n, ठीक है ना। अब 4n हो गया तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 84 बट्टे की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 21 चौके होता है 84, यानी कि 21वां पद का मतलब हो गया बी। क्लियर? क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। तो याद करने का एक और जो हो जाएगा, याद करने का एक और तरीका है आपको, ये जो हमने आपको बताया, ठीक है ना। क्या होता है कि जब आप मेरा देखिए YouTube में सेक्शन भी आपको ऐड कर दिया गया, आप देखिए ना YouTube में एक कट का सिंबल दिख रहा होगा कैंची का, उस पर क्लिक कीजिएगा। जितना पार्ट आप चाहते हैं कट करना उतना पार्ट आप कट कर सकते हैं। कट करके आप मन करे तो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, मन कीजिए तो टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, मन कीजिए तो यूट्यूब पे बना डालिए, या मेरा पूरा वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल दीजिए। ऐसे क्या होगा कि आप व्यू देखने के चक्कर में कितना लोग देखा है तो 1-2 बार जरूर वीडियो प्ले कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको जब हम एक बार बताए हैं, लेकिन आप वीडियो जब देखिएगा तब तक आपको पता चलते जाएगा, तो वो गलती कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका भी होता है। कॉपीराइट की झंझट है तो कॉपीराइट हम नहीं करते हैं किसी पे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारांतर क्या है। यानी कि क्लियर कहने का मतलब हो गया कि इसका डी का वैल्यू निकालना होगा। जैसे इसको डी का वैल्यू इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, कैसे ये निकल करके आएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि समानांतर श्रेणी में डी का मान तभी निकलता है जब वह एपी में दिया गया हो। तो एपी में तो दिया नहीं गया है, यहाँ पे सामान्य पद 6 - 4n है, तो यानी कि यहाँ पे सर एपी में कैसे निकलेगा। एपी में निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने मन से मान लीजिएगा n बराबर 1 2 3 4 डॉट, आपको सबसे पहले मानना होगा, ठीक ना। अब आप क्या कीजिएगा कि n के बदले एक बार 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा। n का जब हम मान 1 रखते हैं तो 6 - 4 गुणे 1, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 6 - 4 में 1 से करेगा 4, यानी कि 6 में से 4 घटे कितना बचेगा 2, यानी कि एपी का एक पद निकल के आ गया 2। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे n के जगह अब हम एक बार अब 2 रखेंगे। क्लियर? 6 - 4 गुणे 2। अब जब 2 रखेंगे तो 6 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको घटाएंगे तो देख रहे हैं कि 6 में से -8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -2, यानी कि दूसरा पद में निकल गया मेरे सभी का -2। आप मन करें तो इसके बाद 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना रहा है, ऑब्जेक्टिव बना रहा है। तो इसके लिए सिंपल बाबू क्या करते हैं मेरे शेर, आपको क्या करना है 2 ही पद से पता चल जाएगा डी का मान, क्योंकि डी का मान ही निकाले हैं सारवंतर कहता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो दूसरा पद है -2, घटा दीजिए माइनस को 2 को, तो कितना हो जाएगा -4, यानी कि हो जाएगा आंसर -4 कहां ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से, लाजवाब तरीके से, धमाल तरीके से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और परीक्षा में जाकर के करियर बहुत ही जबरदस्त कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है, बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी कहने का मतलब बस यूं होता है कि सारवंतर बराबर होना चाहिए आपस में, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाया और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए तो दोनों का मान आपस में बराबर रहना चाहिए। जैसे यहां पे बताइए कि कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो राइट हो जाएगा, तो कहिए कि सर ऑप्शन नंबर थोड़ा सा सी को चेक करके देखिए, क्योंकि सी ऐसा लग रहा है कि इसका मान बराबर होना चाहिए। आप भी बनाइए और नीचे कमेंट कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है पहला पद 3/2 और दूसरा पद दिया है 1/2, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि 1/2 में घटाएंगे हम लोग क्या चीज, पहला पद क्या है 3/2। चलिए ये घटाते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा 1, 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर बचेगा कितना
1 अब 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। अब -3 में 1 को हटा देंगे, क्या बचेगा, यहां से बचेगा आप सभी का केवल माइनस का 2/2 कटेगा, कितना हो जाएगा माइनस का 1। चलिए ये तो आपका माइनस का 1 आ गया। अब इसी तरीके से यहां से तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं। तीसरा पद क्या है, -1/1/2 है, -1/1/2, तो -1/2 में घटाएंगे हम लोग 1/2 को। इसका एलसीएम करेंगे, हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा क्या चीज, माइनस का 1। फिर यहाँ से 2 से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, यानी कि आप -1 कितना होता है, -2/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। देखिए यहाँ पे भी डी का मान -1 हो गया, यहाँ पे भी डी का मान माइनस का 1 आ गया। तो जब इस तरीके से दोनों जगह जो हो गया वह डी का मान जो क्या हो गया, बराबर आ गया, यानी कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, कि यहाँ पे सारवंतर जो है आपका क्लियर तरीके से, पूरी तरीके से आपका बराबर आ रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आसानी से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर देना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। देखिए जितने बच्चे देखते हैं ना यार, सब बच्चों लाइक करो, क्योंकि देखिए लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, खुशी होती है, क्योंकि मेहनत का फल बस इतना ही है कि आप लाइक करें, अच्छा लगे तो हमें खुशी होती है और आगे से आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक और शाम 6 बजे और 7:30 बजे 2 क्लास मत भूलिएगा, इसी चैनल पे है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मूल बिंदु का नियामक, नियामक मतलब निर्देशांक क्या होता है इसका, तो मूल बिंदु का होता है 0,0। क्या होता है 0,0 कहां, ऑप्शन नंबर डी। ये तो सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले कुछ क्वेश्चन यूं है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन सर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है PQR तथा QR बराबर BC है, QR/BC बराबर 2/3 दिया गया, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में, तो वैसे सब्जेक्टिव में तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्लियर आप क्या कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4/9 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्लियर, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल तरीके से आपको इसको बना देना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कुछ यूं है, चित्र वाला क्वेश्चन है। जैसे ही चित्र वाला क्वेश्चन आता है बच्चे कहते हैं अरे बाप रे बाप ये कैसे बनेगा। हम कहते हैं कि चित्र वाला क्वेश्चन ही सबसे आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि चित्र के माध्यम से तुरंत बन जाता है। देखिए कैसे कह रहा है कि दी गई आकृति एक्स में, हम भी जब पढ़ते थे और आप ही की तरह थे, तब हम जैसे ही चित्र वाला क्वेश्चन आता था, त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन आता था, तो बड़ा त्रिकोणमिति तो वैसे हमको समझ में आता था, लेकिन चित्र वाला त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन आता था ना, हम कंफ्यूज हो जाते थे, उसको वैसे ही पहले ही छोड़ देते थे, इग्नोर कर देते कि इसको संचित में बैठ करके, यानी कि शांत में बैठ करके इसको अच्छे से बनाएंगे तब समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा कठिन लगता था। बाद में पता चला कि सबसे आसान और सबसे ईजी यही होता है, ठीक ना, केवल फिगर समझिएगा आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स का मान बताइए, एक्स कहाँ है, यहाँ है। क्लियर, अब देखो ध्यान से, ये एक त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज में कोण P का मान दे दिया है, कोण Q का मान दे दिया है, तो यहां का मान R का पहले मान निकाल लो। तो R का मान कैसे निकलेगा, आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज बनाया है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि 2 को मान दे दिया। यानी कहने का मतलब क्या कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, त्रिभुज बन रहा है तो। क्लियर, अब यहां देखिएगा कोण P का वैल्यू 60 दे दिया गया, 60 प्लस कोण Q का वैल्यू 50 दे दिया गया, प्लस कोण R नहीं दिया गया है, कोण R को कोण R रहने देते हैं, 180 डिग्री कर देते हैं। 60 और 50 कितना होता है, कहिएगा सर 110 होता है, प्लस कोण R बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण R बराबर क्या निकल जाएगा सर, तो 180 में से घटा दो 110 को, 110 को हटाए कितना होगा सर, कोण R बराबर, तो इसलिए कोण R बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। 180 में से घटाए कितना होगा, 70 डिग्री, ये निकल गया 70 डिग्री। क्लियर, अब कहेगा सर ये थोड़ी ना निकाला था, निकाला था तो ये, तो आपने निकाल दिया ये, तो हम कहेंगे बाबू जब तक ये नहीं निकला तब तक ये नहीं निकलेगा। अब देखिए आसान तरीके से निकल गया है। आप सभी जानते हैं कि शीर्षा विभिमुख कोण से जो मान इसका होता है उसी का मान यही हो जाता है, यानी कि 60 अगर 70 ये दिएगा 70 ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन कहाँ है, 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है। शीर्षा विभिमुख कोण कहता है कि इसके आमने सामने की भुजा, ये कोण का मान जो का आपस में बराबर होता है, यानी कि इसके सामने की इसके सामने की। क्लियर, अगर यहाँ 70 रहता तो ये हो जाता है, ये 70 है तो ये 70 हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, समझे ना कितना आसान होता है। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, ये देखिए ये सबसे शानदार है और छप जाएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, रट लो। एक क्वेश्चन तो यहाँ से 1 नंबर तो आपके एग्जाम में आ गया। कह रहे बिंदु R 0,6 और S 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें का पहला पद अंक और इसमें का पहला अंक जोड़ के 2 से भाग दे दो,
तो 0 आप +8 में भाग दो 2 से, तो 8/2 यानी हो जाएगा कितना 4। फिर इसका पहला, इसका अंतिम और इसका अंतिम में भाग दे के दो जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो इसमें 6 आप +0/2 क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा कितना 3। यानी कि आंसर क्या आ गया 4,3। 4,3 कहाँ है 4,3 ऑप्शन नंबर देखो डी में है। तो क्लियर, इस तरीके से आपका आंसर निकल कर चला जाएगा, काफी आसान तरीके से, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी के लिए आपको हमने बताया था कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरा देखो x2 - x1, x2 ये है और x1 ये है, यानी 8 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16। अब इसके y2 - y1, y2 क्या है 2 और 2 में से 6 को घटा दो, तो 2 में से 6 को घटा क्या होगा -4 का स्क्वायर करेगा हो जाएगा क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा भी 16। माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 बार गुणा कीजिएगा 16 हो जाएगा। 16 कितना आ गया 32, कितना हो गया 32। अब 32 को केवल तोड़ दो, तो तोड़ने के लिए सर कैसे किया जाता है वो भी बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आप समझा देते हैं तो अच्छा समझ में आता है। चलो तो 32 को 2 से कटाओगे कितना होगा 16, 2 से कटाओगे कितना हो जाएगा 8, 2 से कटाओगे कितना होगा 4, 2 से कटाओगे कितना होगा 2, 2 से कटाओगे कितना होगा 2, ठीक है ना। यानी कि आप 32 के बदले आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5। अब आप सभी जानते हैं कि रूट में से 2 में से को बाहर जाता है, तो 2 में से को बाहर जाएगा 2 और फिर 2 में से को बाहर जाएगा 2, 2 दूनी 4 और √2, यानी कि 4√2 आंसर हो जाएगा। कहां पे है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर में। क्लियर, ठीक ना। 4 चौका 16, 16 दूनी 32 आ गया ना। क्लियर। तो इस तरीके से बाबू किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और शानदार तरीके से रिजल्ट ला सकते हैं। ये तो क्वेश्चन एक छपेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ यूं है कि sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे भी थीटा का मान बराबर है, यहाँ पे भी थीटा का मान बराबर है। तो आप एक सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, पढ़े थे आप लोग कि sin स्क्वायर 60 डिग्री sin स्क्वायर थीटा इंटू प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यानी कि थीटा का मान बराबर होगा, तो यहाँ पे भी बराबर है, यानी कि हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ गया 1। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको पता है कि आपको वही सारी चीजें पढ़ाई जाती है जो एग्जाम में टकराए, और समय काफी कम है क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। ओके मेरे शेर, चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हम सभी के देखते हैं क्या कह रहा है, और क्वेश्चन कुछ यूं है आपके इस प्रकार, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होती है। ये तो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन का इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, आपको सोचना समझना नहीं है, आपको जो याद होगा वही से आपको ध्यान पूर्वक इसको टिक करना है, ठीक ना। हाँ बिल्कुल बाबू, बिल्कुल 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 शेयर कर दियो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो जब भी ऐसी यदि क्या कर रहा है संगत हो, तो संगत होगा तो उसकी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी या संपाती होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी या फिर संपाती होगी। क्लियर, समझे आप इतना, बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, बिल्कुल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला कुछ क्वेश्चन ये है कि बिंदु -6 का माप -5/2 किस पाद में है। पाद का मतलब आपको समझाए थे इसके पहले वाले वीडियो में भी, पाद का मतलब चतुर्थांश होता है, और आपको बेहतर तरीके से समझाए थे मेरे से। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। एकदम कमर कस कर रखिए, पेपर की खोपड़ी में आपको छेद अवश्य करना है, और सारा वीडियो देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी ये गारंटी है। कह रहा है देखिए आपको बताए थे, ये पहला चतुर्थांश होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ये दूसरा होता है चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश होता है चतुर्थ चतुर्थांश। इस पहले चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होती है, द्वितीय चतुर्थांश में पहला संख्या माइनस दूसरा प्लस में होती है, तीसरा चतुर्थांश में दोनों संख्याएं माइनस में होती है, चतुर्थ चतुर्थांश में एक संख्या प्लस में होती है दूसरा माइनस में होती है। इसका कहीं स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। यहां पे क्या है, दोनों संख्याएं माइनस में है। दोनों संख्या किस में माइनस होती है, तृतीय में, ठीक ना, तृतीय में। तो तृतीय कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि
कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री है और कोण क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री है, तो कोण पी आर क्यू का मान क्या होगा। अब इस तरीके के जैसे ही क्वेश्चन आता है बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बनेगा कैसे। सबसे रसगुल्ला काफी आसान क्वेश्चन है, समझिए जो क्वेश्चन कहता है उसको बनाइए। कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो आइए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हम सभी का एक बन गया त्रिभुज पी क्यू और आर। कह रहा है कि क्यू आर भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। ये जो भुजा है ना, ये जो भुजा है इसको एस तक बढ़ाया गया है, यहां मान लेते हैं हम लोग एस। क्लियर। अब कह रहा है कि कोण पी आर एस, देखो पी आर एस यानी ये वाला कोण बराबर दिया है 120 डिग्री। क्लियर से समझिएगा, चित्र को केवल समझिएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कोण क्यू पी आर बराबर 63, कोण क्यू पी और आर यानी ये कितना है बाबू, 63 है। समझे। तो कह रहा है कि कोण पी क्यू आर यानी ये वाला पूछ रहा है। क्लियर। अब आप सर कैसे बनाइएगा इसको, तो देखिए बाबू कैसे बनाएंगे हम और आप भी कैसे बनाइएगा इसको। ये देखिए ये एस तक बढ़ाया गया है, यानी कहने का मतलब हो गया कि एक सरल रेखा हो गया, सरल रेखा में एक का कोण 120 हो गया और दूसरा कोण तब कितना होगा, तो आप सभी जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 120 दे दिया गया है, कितना और कमी है, कहेगा सर 60 को, बिल्कुल। तो यहां लिख दो 60 को, यानी कि इसका वैल्यू कितना ले गया 60 को, 60 को 120 को कितना हो गया 180 को। ठीक है। अब चलिए जब 180 को आपका हो गया, यानी कि आप देखिए इसका भी मान पता चल गया, इसका भी कोण का मान पता चल गया। ये त्रिभुज का केवल इसका बनाना है। तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोण का फल कितना होता है 180 डिग्री। तो जो दो को कोण पता चल गया है, यानी कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के अंतर कोणों का एक फल 180 डिग्री। कोण P बराबर 63 डिग्री प्लस कोण Q पता नहीं है, निकालना ही है। कोण R बराबर कितना दिया है, कहिएगा सर कोण R बराबर दिया गया है 160 डिग्री। 60 डिग्री थोड़ी ना है, 60 डिग्री है केवल, माफ कीजिएगा केवल 60 डिग्री, ठीक ना, केवल 60 डिग्री है, ठीक ना। गलती से बोल दिए होंगे कभी तो याद कर लेना। बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जोड़ो इसको, 63 को और 60 को कितना होता है, तो कहिए कि सर 63 और 60 को 123 को होता है। अब प्लस क्या हो जाएगा कोण Q बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। कोण Q बराबर कितना होता है 180 माइनस 123, तो कोण Q बराबर आंसर वाकई निकल के क्या आएगा 180 में से 123 को घटा दो, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा सर 7 बचेगा। यहां बच गया कितना 7, 7 में से 2 गया कितना बचेगा सर, 7 में से 2 गया सर 5 बचेगा, यानी कि सर 57 निकल के आएगा। हम कहेंगे बहुत बढ़िया मेरे शेर मेरे रसगुल्ले, इसका 57 आ जाएगा आंसर। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्या आपका राइट जवाब हो जाएगा, हाँ सर राइट जवाब हो जाएगा। धमाल मचा दोगे, हाँ सर मचा देंगे, बिल्कुल मेरे शेर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब धमाल क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि सर वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर मेरे शेर, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बटे और क्वेश्चन कुछ कह रहा बटे कि त्रिभुज एबीसी में, वही बार से भोजपुरी ना बोलते नहीं आता, तू कहते भोजपुरी नहीं बोल रहे सर, तो बाबू भोजपुरी भी बोल रहा था नहीं चला। क्वेश्चन कुछ यूं बटे करल क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है तथा एडी बटे डीबी है बराबर 2/3 है, तो एई बटा ईसी का मान बताओ। देखिए सबसे पहले इसको चित्र के माध्यम से समझाते हैं, ये चित्र बनाते हैं आपको ताकि सारी चीज क्लियर होती चले जाए। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। कह रहे इसके समानांतर एक है डीई, ये क्या है बराबर है, और एडी बटा बीडी यानी कि एडी 2 है ये 3। तो थेल्स परिमेय जानते हो, थेल्स परिमेय थेल्स का विलोम, वो कहता है जब ये बराबर है तो ये भी होगा बराबर, यानी कि ए बटा ईसी, यानी क्या हो जाएगा 2/3 होगा ना शायद, है ना। 2/3 कहाँ पे दिया गया है, अरे भक्ता क्यों है बाबू तुम, क्या हो जाएगा बी नंबर। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें,
कह रहा त्रिभुज, कह रहा कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में एडी बट्टे डीई बड़ा बट्टे बीसी बट्टा एफडी हो, दोनों समरूप हो, तब कोण उनका मान क्या होगा मेरे शेर। तो देखो इसके लिए भी एक चित्र, दो चित्र बनाओ। इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं यहां, इसको कहते हैं एबीसी, और इसको बनाते हैं त्रिभुज मेरे शेर मेरे रसगुल्ले, यहां पे करते हैं इसको त्रिभुज डीईएफ। क्लियर। अब कह रहा है कि ए बी बट्टे डीई, ए बी बट्टे डीई, इसके ये बी सी बटा एफ डी, बी सी बटा एफ डी, एफ डी किधर है, एफ डी, एफ और डी है यानी ए है, ठीक ना। तो कह रहा है कि समरूप कौन सा होंगे यहां, मतलब इसका कोण कौन सा बराबर होगा, बताइए नीचे कमेंट कीजिए। इतना तक आपको हिंट्स कर दिया हमने, और इसके आगे बताना। हाँ बहुत बढ़िया, लाइक कर दिए हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बाबू। जितने लोग भी नहीं किए हैं कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। तो इसका कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी होगा ना। क्लियर। चलो अगला देखिए। अब देखिए ये भी त्रिभुज वाला क्वेश्चन, ये चित्र वाला क्वेश्चन आ गया। अब कहेंगे सर चित्र वाला क्वेश्चन आता, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। हम कहेंगे नहीं बाबू कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप डीएलएस एजुकेशन के छात्र हैं, मंटू सर का छात्र हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए समझिए, और इसी तरीके का क्वेश्चन तो आप धमाल मचाइएगा। इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होने वाली है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में, क्या है आकृति, यहां पे दिया गया है, कह रहा है कि पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू किधर है जी, ओ और क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ध्यान देंगे कितना है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू, पी और क्यू यानी कि ये वाला 4 है, लिख दो इसको 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ओपी बताओ, यानी कि ये दूरी बताओ, ये बताओ ये क्या होगा। तो कैसे बनाइएगा मेरे बाबू, देखिए आप देख रहे हैं कि स्पर्श कर रही है, तो आप सभी जानते हैं जब स्पर्श करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर। तो जब ये हो गया 90 डिग्री यानी कौन सा त्रिभुज बन गया, तब समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज जब बन गया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, तो कर्ण निकाल देना है। कितना इजी है सर, कहेगा हाँ सर ये तो बहुत इजी है। तो कर्ण निकालिए, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना 3 त्रिका 9, और आधार स्क्वायर यानी 4 चौका 16, 16 9 को बाबू का होता है 25 को, 25 को में से रूट बाहर कीजिए कितना हो जाएगा 5, ये निकल गया 5। लो क्लियर बाबू। तो इस तरीके से आपको वही सारी क्वेश्चन, वही सारी तरीका और वही सब चीज बताया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे, और आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दे और दिक्कत ना हो। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हो। तो क्या आप सभी तैयार हैं ना डेली क्लास लेने के लिए। कब क्लास चलता है बाबू, शाम 6 बजे, शाम 6 बजे से आइए। भले ही कभी कभी हो जाता है 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं हम, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ काम फिर दिक्कत है, लेकिन कोशिश करते हैं हम आपकी तैयारी जबरदस्त हो, समय पे ही हो। ठीक है, तो समय पे होता भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ यूं है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। 7:30 बजे भी जुड़िए इसके बाद, ठीक है ना। 7:30 बजे क्लास चलेगा इसी पे भी, बहुत ही जबरदस्त। वो आपका साइंस का चलेगा इसके बाद। कह रहे कि एक्स से एक बिंदु P 8,12 की दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी। तो बाबू जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई निर्देशांक आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्स का मान ये होता है, एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 12 इकाई, बस क्लियर। अगर पूछता कि सर वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो वाई से यहाँ पे कर देते, यहाँ पे 8 हो जाता। क्लियर बाबू, बहुत बढ़िया बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। मैथ में एकदम 100 पे 100 फोड़ना है एकदम बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा मेरे शेर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, चित्र के माध्यम से भी समझा देते हैं। कह रहे कि किसी वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा, चलो एक वृत्त बना देते हैं, एक वृत्त बना दिए। कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, अरे बाबू तो 90 डिग्री होगा। कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर। चलो अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, देखो ये भी चित्र वाला क्वेश्चन आ गया, और ऊपर जाइए,
यहां हटो तुम। चले अगला कह रहा है कि दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू यानी ये वाला कोण 50 डिग्री है। चलो ये है 50 डिग्री। तो कह रहा है कि कोण ओ पी क्यू, कहा जी ओ नहीं पी ओ और क्यू पूछ रहा है क्या होगा, यानी ये वाला टोटल पूछ रहा है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए यहां पे इसको हम एक रचना करेंगे, इसको एक समद्विभाजित करने वाली एक रेखा खींच देंगे। क्लियर? तो जब हम इसे खींचेंगे तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा, यानी कि ऊपर वाला 25 हो यहां से देखो ये आपका 25 हो गया, 50 था ये भी आपका 25 हो गया, 25 हो जाएगा। क्लियर? और ये आप सभी जानते हैं स्पर्श रेखा करती है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कहेंगे कि हाँ सर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए ये कोई त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, कहेंगे कि हाँ सर ये तो त्रिभुज बन गया। जब आपका एक त्रिभुज बन गया तो आइए अब यहां पे समझिए, यहां का कोण पता चल गया, यहां का पता चल गया। तो हम सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज का अंतःकोण का एक कितना 180 डिग्री, यहां पे हो जाएगा कितना 25 और यहां पे हो जाएगा 90, यानी कि 25 को और 90 अब प्लस कोण क्या हो जाएगा ये वाला, ये आधा वाला कोण, ठीक ना, इसको मान लेते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 25 और 90 कितना हो गया 5 और 9 2 11, 115 प्लस x बराबर कितना 180 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 180 में से घटा दो कितना 115, कितना घटाइएगा 115 घटाइएगा, ठीक ना। चाहिए 10 में से 5 घटेगा 5, यहां पर कितना 7, 7 में से 1 घटा कितना 6, ये 1 का 1 यानी कि 65 डिग्री। ये ऊपर वाला मान निकला है बाबू 65, पूछ रहा है डबल यानी कि पूरा मान। तो जब ये आधा निकल गया 65 तो आधा दूनी कितना, मैंने आधा को दुगुना कीजिएगा तभी होगा, यानी कि 65 दूनी 130, यानी आंसर कितना 130 कहां पे है ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसान भाषा में आसान तरीके से समझ जाइएगा मेरे शेर। तो बिल्कुल तो पूरे एकदम जोश और पूरे उमंग और पूरे एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत होता है हम आपके साथ हैं और आपके मन के बातों को आप हमसे जरूर शेयर कीजिए। क्या आपको दिक्कत हो रही है, जब तक आप हमें नहीं बताइएगा कि सर दिक्कत ये चीज हो रही है यहाँ चीज हो रही है, तब तक हम कैसे सुधारेंगे। क्लियर? तो आपको हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है उसको सुधारें, आपकी जो भी समस्या है उसको हम दूर करें। अगला कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का मान क्या होगा। अच्छा दिए गए समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज दिया गया है, देखो यहां पे है, क्वेश्चन पढ़ लिए हो, यहां पे थीटा का मान बताना है। तो बाबू ऐसा ही पता चल जा रहा है, या तो देखो इसको दो तरीका है, या ऐसा ही आपको दिख भी रहा है, ये जब 90 डिग्री हो गया तो इसका मान और इसका मान बराबर होगा किसके 90 के, तभी जाके 180 होगा। तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहां पे देखिए लंब और कर्ण दिया गया, आधार ज्ञात करो। तो आधार ज्ञात करने के लिए बाबू होता है कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर, 6 का 36 और माइनस 3 3 का 9, कितना हो जाएगा 36 में से 9 घटाओ, बिल्कुल। तो उसके बाद से घटाओगे तो ये पाइथागोरस के लागू होगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो इसको दो तरीके, देखो ये आसानी तरीके से बना दो। जब यहाँ पे 90 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोनों को x मानो, यहाँ पे भी x इसको भी x, क्या हो जाएगा 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। तो 90 प्लस 2x बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से घटा दो 90 डिग्री, तो 2x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, x बराबर क्या हो जाएगा 90/2 यानी 45। तो यहाँ पे भी 45x का मान, यहाँ पे भी 45x का मान, तो यहाँ से ही पूछ रहा था तो 45 हो गया आंसर। ज्यादा माथा पीछे दिमाग लगाएंगे कोई जरूरत नहीं है, 45 हो जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन है, इधर आइए, यहाँ पे है बाबू 45। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट से पहुंच चुके हैं और पता भी नहीं चला कि हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और इतने देर से भी पढ़ रहे हैं। तो इतना मजा आता है गणित पढ़ने में और पढ़ाने में।
कह रहा है कि यदि tan थीटा tan a बराबर 3/4 है तो cos a बताइए। तो tan a बराबर सब कोई क्या जानता है, लंब बटा आधार होता है। tan a बराबर सब जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। यानी कि कर्ण पता करनी है तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आधार स्क्वायर 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है 25 होता है। 25 का करिएगा तो 5 होगा, रूट से बाहर कीजिएगा तो 5 निकल गया। जब 5 निकल गया यानी कि कर्ण का मान निकल गया है ना जी। कह रहा है कि cos a बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4/5, 4/5 क्या इधर है आंसर, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नंबर। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग फटाफट से बना सकते हैं। अगला देखिए, ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन आगे ही बताए थे, बोले थे कि इस तरीके का जैसा ही क्वेश्चन आएगा आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, केवल एक पे टिक कर देना है। cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं कर रहा है, फटाफट से 1 पे टिक कर देना है। या फिर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखो cot जो है इसको चेंज कर लो, cot 90 माइनस क्या हो जाएगा 46 डिग्री और नीचे tan है 46 डिग्री। cot 90 माइनस थीटा होता है किसके, tan थीटा के। तो tan थीटा के होता है नहीं कि tan क्या हो जाएगा 46 डिग्री और नीचे भी है tan 46 डिग्री। tan 46 से tan 46 कट गया, बचेगा 1 आंसर आ गया है। क्लियर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। क्या अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया आप लोग? बिल्कुल बाबू कर दिया ना, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए एकदम लास्ट तक। कह रहे निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक मान 10 में का ये 1 होता है। 1 इसमें किसका मान है, तो क्या सर tan 45 का मान 1 होता है। तो जब 1 होता है 1 यही सबसे ज्यादा मान हो जाएगा, एक से ज्यादा इसमें किसी का और का मान है नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला नंबर हम सभी का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में तो कैसे बनाना है। कह रहा है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr बराबर दिया कितना 88। तो 2 का 2 पाई का मान होता है 22/60 इंटू आर बराबर 88 डिग्री। ठीक ना, चलिए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 44/7 आर बराबर हो जाएगा 88। ठीक ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं या फिर इसको अभी रहने दीजिए, इसको 88 का 88 रहने दीजिए। आर बराबर क्या हो जाएगा 88 अब बटा कुछ नहीं है तो 1 लगा दो अभी। अब देखो ये जो है भाग में जाते हैं गुणा में बदल लेते हैं, ये नीचे जाएगा ना तो नीचे गुणा बदले तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 44। 44 दूनी 88 और 7 दूनी 14, यानी आर का वैल्यू हो गया कितना 14। और आर को ही त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या का मान निकल करके चला आया, ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर। क्लियर। चलिए अगला देखिए, अगला मेरे शेर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज PQR में आर जो है समकोण है तो यदि साइन P और Q का जो वैल्यू होगा तब आप बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहां पे कह रहा है कि समकोण है, समकोण का मतलब क्या है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब हो गया 90 डिग्री यहां से तो 90 हो गया तो ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, यानी कि ये आपका P और ये आपका Q हो गया। तो P प्लस Q कितना हो जाएगा 45 और 45 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। यानी कि सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान। तो साइन 90 का मान क्या होता है 0 होता है। 0 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा लेकिन आपको घूमना नहीं है और अच्छे तरीके से आपको जवाब दे देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ यूं है, ध्यान दीजिएगा कि यदि α/4 बराबर 15 डिग्री हो तो 3 कोसेक अल्फा बराबर क्या होगा। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे बड़ी इजी से बना देते हैं। देखिए α/4 बराबर क्या 15 डिग्री, कुछ नहीं है तो 1। अल्फा में 1 से गुणा कीजिए पहले, तो अल्फा में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 अल्फा होगा, यानी कि अल्फा होगा। और 15 चौका कितना हो गया 60, यानी कि अल्फा का मान क्या हो गया 60। जब अल्फा का मान 60 हो गया तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 3 कोसेक अल्फा, अल्फा के बजाय क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक ना। जब 60 हो गया तो √3 कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा केवल 2। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। हो गया, काफी इजी है ना। तो देखिए काफी इजी होता है, थोड़ा सा घुमाया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये देखो ये तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि यदि R1
तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल R1 R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो क्या होगा। तो आप सभी को याद करके रखना है कि होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर होता है कैपिटल R या फिर R2 स्क्वायर। केवल कहीं पे कैपिटल R देगा या फिर कहीं पे स्मॉल R को स्क्वायर कर देगा। देखो ये ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे भी आसानी से बना सकते हैं और सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बाबू एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है और आप वीडियो छोड़ के जाएंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो नुकसान होगी आपकी, समय काफी कम है। अगला है कि साइन 90 - a किसके बराबर होता है। तो साइन 90 - a होता है कॉस के बराबर। तो कॉस क्या है, तो कॉस ए ऑप्शन दिया गया है डी नंबर में, तो डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का। क्वेश्चन कुछ यूं है, ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछेगा 5 नंबर में कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, ये 60 डिग्री कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। यानी क्वेश्चन कुछ यूं है कि दीवार इस प्रकार से है, दीवार इस प्रकार से जो जमीन पर इस तरीके से खड़ी है और यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है, ये आपका हो गया सीढ़ी, ठीक ना, ये आपका सीढ़ी बन गया, ठीक ना। इस पे चढ़ के जाना कहाँ, ऊपर। चलो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वह 15 है, ठीक ना। और यदि सीढ़ी की दीवार जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसका कितना 60 डिग्री का, इसको दर्शा लो ABC। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई, यानी कि ये मान बताइए। तो ये मान बताइए कि नहीं कि किसके, लंब और कर्ण की बात की जा रही है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 पर क्या होगा 15 बट्टे ये लंब बटा, यानी कि AB बटा कर्ण, कर्ण का मान क्या है BC। क्लियर। अब हमें ये बताइए कि सर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। हाँ, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपको बताना है, और जैसे ही आप बना दीजिएगा तो आपका निकल करके चला आएगा। बिल्कुल क्या बात है। देखिए हाँ, देखो कमेंट करते रहना, और जब कमेंट कीजिएगा ना तो जो पता आपको नहीं होगी उसका मान आप बढ़िया तरीके से आसान तरीके से बना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो साइन 60 का मान कितना होता है जी, तो √3/2 होता है, √3/2 बराबर AB का मान निकालना ही है, निकाल देते हैं। BC का मान क्या है, सॉरी BC लिख दिया है यहाँ पे जी, AC होगा, सॉरी माफ कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। अब देखिए AB में 2 से गुणे की जगह हो जाएगा 2AB बराबर हो जाएगा 15√3। तो इसलिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर तब क्या होगा 15√3/2, ठीक ना। तो 15√3/2 देखिए ऑप्शन कहीं है, नहीं है, इसको कटा दीजिए तो लगभग एप्रोक्स 7.5 के एप्रोक्स आएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 15 में कटाइए 2 से तो 7 दूनी 14 और पॉइंट में कुछ आएगा फिर यहाँ पे, यानी कि अप्रोक्स जो है 7.5 के बराबर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। रूट में दिया होता तो क्लियर हो जाता, लेकिन वो पॉइंट में दे दिया है, यानी कि उसको कटा दिया है। ये देखिए अगला क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वैसे आप एक पे टिक कर दीजिएगा, लेकिन ये बनाना होगा तो साइन 90 ये cot 90 - थीटा पे बदल करके बना लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन अगला, और क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। R त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठफल होता है 4πr²। 4πr² कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में, सफलता बैच के इस वीडियो लेक्चर सेकेंड में 60 नहीं 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन देखा और इसके पहले 50 क्वेश्चन बताए थे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको याद हो गया। और जिस बच्चे को 100 क्वेश्चन कंफर्म हो गया, याद हो गया, समझिए वो धमाल हो जाएगा। तो यदि इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं और इसके आगे वाला पार्ट नहीं देखे तो देखते जाइए और ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। 7:30 बजे क्लास में ज्वाइन होइए और फिर से एक धमाल मचाइए। उसमें आपका साइंस का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन बताया जाएगा, और डेली शाम 6 बजे और 6:30 बजे जुड़िए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब